तथा किसान और मजदूरों की मांग कभी नहीं उठाई, तथा किसान और मजदूरों की मांग कभी नहीं उठाई। नेक्स्ट लिखो, इनकी अनुनय विनय की नीति से, इनकी अनुनय विनय और प्रार्थना की नीति से, इनकी अनुनय विनय और प्रार्थना की नीति से, ब्रैकेट में लिख लेना, इस प्रवृत्ति को कहा गया राजनीतिक भिक्षावृत्ति। कि भाई भीख है ये भी, लेकिन ये राजनीतिक भीख है, तो राजनीतिक भिक्षावृत्ति। अनुनय विनय की नीति को क्या कहा गया? राजनीतिक भिक्षावृत्ति। इनकी अनुनय विनय और प्रार्थना की नीति से देश के युवा वर्ग को बड़ी निराशा होती थी, देश के युवा वर्ग को बड़ी निराशा होती थी। और अंतिम लिखो, इन्होंने कभी भी स्वतंत्रता की मांग नहीं की, इन्होंने कभी भी स्वतंत्रता की मांग नहीं की। अब इसके बाद में शुरू होगा सेकंड चरण। सेकंड चरण कब का है? 1905 से 1919। तो टॉपिक लगाओ द्वितीय चरण, द्वितीय चरण, द्वितीय चरण। द्वितीय वैसे शुद्ध क्या होता है? द्वितीय, द्वितीय ऐसा ही होता है क्या? वी बढ़ाएगा, हलंत, हलंत तो है, ये थोड़ा छोटा था। जैसे ये है द्वारा, अपन लिखते हैं ना के द्वारा, तो हमेशा जो नीचे लटकता है वो शब्द पूरा होता है, हिंदी में ये होता है। पूरा शब्द ये होता है, जो नीचे लटकता है वो शब्द हमेशा पूरा शब्द होता है। तो सेकंड चरण लिखो, इस चरण को उग्रवादी चरण कहते हैं। पॉइंट पहला लिखो, इस चरण को उग्रवादी चरण कहा जाता है, इस चरण को उग्रवादी चरण कहा जाता है। इस चरण को उग्रवादी चरण कहा जाता है। सेकंड पॉइंट लिखो, मुख्य नेता कौन कौन थे इसके? मुख्य नेता तो तीन तो तिगड़ी थी, लाल, पाल और बाल। तो लिखो, लाल से लिखो लाला लाजपत राय, सेकंड लिखो बाल गंगाधर तिलक, तीसरा विपिन चंद्र, चौथा लिखो अरविंद घोष, अरविंद घोष। अब देखो ये चरण उदय क्यों होता है? उदय का जो कारण थे, वो मुख्य कारण तो क्या था? जो उदारवादी लोग थे उनकी नीतियों से असंतोष हो गया, हर वर्ग में हो गया, क्योंकि किसानों की मांग नहीं उठाई, मजदूरों की नहीं उठाई। जो क्रांतिकारी लोग धीरे धीरे युवा लोग थे, उनमें उग्र राष्ट्रवाद पनप रहा था, और वो लोग चाहते थे कि अनुनय विनय क्या भीख मांगने, अपने को स्वतंत्रता मांगनी है, अपने लिए कोई दैवीय वरदान नहीं है। ये लोग तो क्या है, शोषण करता है अपने, साम्राज्यवादी लोग है, छल कपट से भारत को जीता है, न कि इन्होंने कोई सभ्यता का प्रसार करने ये लोग नहीं आए, छल कपट से भारत को लूटने आए हैं। तो लूटने आए तो उनको भगाना अपना फर्ज है। आप कैसा मान रहे हो, इनको दैवीय वरदान मान रहे हो? तो उनकी नीति से युवा लोग क्या हो चुके थे? परेशान हो चुके थे। और कांग्रेस के भीतर ही एक संगठन था, और उस संगठन में ये 3-4 लोग मुख्य थे, लाल, पाल, बाल। ये मानते थे कि इनको भगाना चाहिए, और मुख्य लीडर था उग्रवाद का, वो मुख्य लीडर था बाल गंगाधर तिलक। तो बाल गंगाधर तिलक ने पहली बार कांग्रेस की नीतियों की आलोचना की थी। बाल गंगाधर तिलक ने क्या कहा कि स्वराज्य हमारा अधिकार है और इसको लेना चाहिए,
इसलिए इन लोगों को अब यहाँ से बाहर निकालना चाहिए। उस सबसे पहले लेख लिखना स्टार्ट किया अरविंद घोष ने। अरविंद घोष ने लेख लिखा न्यू लैंप्स फॉर ओल्ड, न्यू लैंप्स फॉर ओल्ड। इसमें क्या किया, एक लेख की शुरू की इन्होंने 1893 से 1894। किसने लिखा? अरविंद घोष ने। और उस लेख में वो क्या लिखते थे कि जो कांग्रेस के जो पुराने लोग हैं उनको अब हट जाना चाहिए और उनकी जगह नए लोग आने चाहिए, नया नेतृत्व देना चाहिए। पहली बात तो इन्होंने ये कही कि नेतृत्व चेंज करो। ये सीन वैसा ही हो रहा है जैसा वर्तमान में हो रहा है। वर्तमान में भी क्या डिमांड की जा रही है कि पुराने नेताओं को हट जाना चाहिए। और वास्तव में कांग्रेस के पीछे पतन में वर्तमान में जो डाउन आया है उनके पीछे वास्तविक रीजन मैं मानता हूँ कि उनमें जो पुरानी लीडरशिप है उनको हटा देना चाहिए या उनको फील्ड में भेज देना चाहिए। जो राज्यसभा की गैंग है उनकी, वो क्या है, फील्ड में तो जाती नहीं है, वहीं से बैठे बैठे कोई प्लान सोचते हैं कि इससे हो सकता है अपने को वोट मिल जाए, जबकि आपको ग्राउंड में काम करना पड़ेगा। तो अरविंद घोष ने भी क्या कहा इस लेख के माध्यम से, न्यू लैंप्स फॉर ओल्ड, ओल्ड लोगों के लिए कोई नया प्रकाश क्या हो सकता है कि उनको हट जाना चाहिए, उनकी जगह युवा लोग आने चाहिए, पहली बात। दूसरी बात इन्होंने कही कि आपका जो तरीका है अनुनय विनय का, इसको त्याग दो और उसकी जगह बहिष्कार, स्वदेशी, इन चीज़ों को आप लोग अपनाओ। इससे क्या होंगे, हमारे आंदोलन में कुछ तीव्रता आएगी, तेवर अपने बदल जाएंगे, तो ब्रिटिश सरकार भी इन चीज़ों को धीरे धीरे मानने लग जाएगी। ऐसे ही बाल गंगाधर तिलक ने क्या कह दिया कि स्वराज्य तो अपना अधिकार है, खुद का देश खुद के द्वारा चलाया जाना चाहिए, ये अपना अधिकार है। आप लोग कैसी बात कर रहे हो, स्वतंत्रता की कभी मांग ही नहीं करते, जबकि स्वतंत्रता अपना अधिकार है, जन्म सिद्ध अधिकार है, हमें ये लेना चाहिए। उन्होंने भी ये कहा स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसको लेकर रहूँगा। ऐसे ही विपिन चंद्र पॉल थे, वो भी ये कह रहे थे कि हमें स्वतंत्रता चाहिए। अरविंद घोष, लाल पाल और बाल, इनकी तिगड़ी ने उदारवादियों की जगह जगह खिल्ली उड़ाई। बाल गंगाधर तिलक ने क्या कहा, ये तो याचना संस्था है। किसी ने कहा 3 दिनों का तमाशा है, कोई कह रहे हैं कि तो वार्षिक मेला है शिक्षित भारतीयों का, और 3 दिन मेंढक की तरह टरटराते हैं और फिर वापस चले जाते हैं। तो कांग्रेस की ज़बरदस्त आलोचना इस घुटने की। इससे क्या हुआ, जो युवा लोग थे वो प्रेरित हुए। इन लोगों ने फिर क्या किया, उग्रवादी लोग थे, इन्होंने व्यक्तिगत त्याग और बलिदान किया। जैसे भारत का जो पहला नेता था जेल गया था वो थे बाल गंगाधर तिलक। उससे पहले उदारवादियों में तो कोई जेल जाने की बात ही नहीं थी, क्योंकि अंग्रेज तो चाह रहे थे ऐसे लोग तो ठीक हैं कि इनकी पिटाई भी हो रही है और फिर भी कह रहे हैं कि ये तो दैवीय वरदान है, ऐसे लोग और काम मिलेंगे। और एक अंग्रेज ने तो कहा कि सबसे संतोषी आदमी अपने पूरे उपनिवेश में वो है भारतीय लोग। भूखे भी रह लेंगे तो भी क्या कहेंगे, ये तो भगवान की कृपा है, भाग्य में यही लिखा है, इसलिए भूखे रह रहे हैं, अंग्रेज़ों के कारण थोड़ी भूखे हैं, ये तो भगवान ने अपनी कुंडली में यही लिखा है और यही मिलेगा। अपन मान लेते हैं कोई सफल हो गया, अरे इसके यही लिखा था। जैसे ठगी प्रथा वाले लोग थे, ठगी प्रथा मैंने पढ़ाई थी, कर्नल सलीमैन ने उसका उन्मूलन किया था लॉर्ड हेस्टिंग के समय। तो ठग लोगों की विचारधारा क्या थी, ठग लोग क्या कहते थे, जैसे युवाओं को वो कैप्चर करते थे तो युवाओं को कहते थे कि भाई हम नहीं मार रहे हैं इसको, ये तो इसकी कुंडली में लिखा है इसलिए मर रहा है अपने हाथ से, और अपने को पाप इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि अपनी कुंडली में ईश्वर ने यही लिखा है कि भाई तेरे को मारना है इनको, और सामने वाले को भी मर रहा है तो उसको गति मिल रही है क्योंकि ईश्वर ने उसको मारने के लिए भेजा कि भाई तू ऐसे मरेगा। तो ये सब कुछ लिखा हुआ है, अपन कुछ नहीं करें, इसलिए युवा लोग उनकी तरफ ज़्यादा से ज़्यादा आ गए। इतने परफेक्ट थे, एक भी अभियान उनका मिस नहीं हुआ। इतने होते थे एक साथ कि उनको 10-12 फीट का गड्ढा बनाते, 10-20 सेकंड में पूरा काम तमाम कर देते थे, कभी पता नहीं लगा। वो तो अंग्रेज़ों को क्या हुआ, उनके अधिकारी गायब हो रहे थे, तो लॉर्ड हेस्टिंग ने देखा यार हो क्या रहा है, अपने अधिकारी कर्मचारी जाकर आ रहे हैं, लगभग 1000 सैनिक गायब हो गए, क्योंकि जंगलों से कौन जाते थे, ज़्यादातर उस समय अंग्रेज ही जाते थे। तो जैसे ही कोई गया अंग्रेज यहाँ, उसको निपटा देते, 10-12 फीट गड्ढा बनाते और उसमें दबाते, वहाँ तक कुत्ते भी, ग्रांड क्षमता उसकी भी गायब हो जाती है 10-12 फीट तक, वरना तो कुत्ते पत्ते लगा लें। तो इसलिए क्या हुआ, उन जंगलों से मध्य प्रदेश के आसपास के इलाकों में पता चलता ही नहीं था कि कहाँ गया कर्मचारी। फिर बाद में उन्होंने कर्नल सलीमैन को एक सेना सौंपी और उनको कहा कि तुम पता करो। तो उसने फिर जब सेना दी, 2-2.5 हज़ार के सैनिक दिए, तो उन्होंने पता किया और उसने 1 साल में सबको निपटा दिया, एक भी ठग को नहीं छोड़ा। जैसे पहले भी मैंने बताया था, ब्यावर का क्या है स्पेलिंग, बी अवेयर,
ब्यावर की स्पेलिंग ये है, अपने अजमेर वाला जो ब्यावर है ना, ये है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे पहले अंग्रेज लगा के रखते थे कि बी अवेयर, सावधान रहना, बहुत ज़्यादा चोरी का इलाका है। बाद में फिर वहाँ पे धीरे धीरे शहर बना दिया, इसलिए ब्यावर का फिर स्पेलिंग भी यही रह गया, ब्यावर। हाँ, तो सेकंड चरण, इसमें लिखो उग्रवाद के जनक बाल गंगाधर तिलक थे। उग्रवाद के जनक बाल गंगाधर तिलक थे। मैं इन दोनों विचारधाराओं को इसलिए पढ़ा रहा हूँ, आगे पूरा स्वतंत्रता आंदोलन अपने को, वरना ये तो पढ़ लेते हैं उदारवादी उग्रवादी था क्या ये वास्तव में, क्या विचारधारा हैं, क्या योगदान था। आपसे काफ़ी बार प्रश्न पूछे जाएंगे, और मैं ये कह सकता हूँ जो अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं उनसे पूछ लो, आप नहीं बता पाएंगे कैसे क्या विचारधारा थी, क्या योगदान दिया उन्होंने, ऐसा कुछ नहीं है। फिर अपन नेक्स्ट जो क्लास होगी या उससे वाले में इनका जो नेता हैं उनका भी पढ़ेंगे। जैसे दादा भाई नौरोजी है, उनको उपनाम क्या हैं, कौन सी बुक्स हैं, आर.सी. दत्त की बुक्स में क्या है, दो दो चार चार लाइन सबके पढ़ेंगे। गोपाल कृष्ण गोखले, तिलक, वो प्रश्न काफ़ी पूछे जाते हैं। हाँ, तो इसके उग्रवाद के जनक कौन थे, बाल गंगाधर तिलक। और उन्होंने नारा दिया स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसको लेकर रहूँगा, और मैं इसको लेकर रहूँगा। अब देखो तिलक ने क्या किया, तिलक ने चेतना जगाने के लिए सबसे ज़्यादा काम में लिया धार्मिक प्रतीकों का, या धार्मिक जो अपनी रूढ़ियाँ हैं उनको काम में लिया। अब उन्होंने सोचा कि महाराष्ट्र के लोगों को कैसे जोड़े, जबकि प्रथम चरण के नेता क्या कहते थे कि धर्म की चीज़ों को अपने को प्रयोग में नहीं लेनी है। इस चरण वाले लोग किसकी तरफ आ गए, धर्म की चीज़ों को प्रयोग में लेना है, और बखूबी से इन लोगों ने उपयोग भी किया। जैसे महाराष्ट्र का जो सबसे बड़ा पर्व है गणपति महोत्सव है और शिवाजी महोत्सव है। तो गणपति महोत्सव और शिवाजी महोत्सव पहली बार आयोजन करवाया था बाल गंगाधर तिलक ने। गणपति महोत्सव शुरू कराया 1893 में, और 1895 में शुरू करवाया शिवाजी महोत्सव, और पूरे महाराष्ट्र में बड़े स्तर पे मनाया। सभी जातियों के लोग आने लगे, पता लगा किस लिए, और फिर वहाँ पे भाषण देते थे बढ़िया वाले कि अपने को इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि अंग्रेज़ों के खिलाफ विरोध करना है। अंग्रेज सोचते थे मेले में आए हैं कुछ खरीदने आ जाएंगे। उस समय ज़्यादातर लोग क्या थे, आइसक्रीम कुल्फी खा के वापस चले जाते थे, अपने बैंड बाजे लाते थे और लेके चले जाते थे। लेकिन इससे क्या होता, संपर्क बढ़ता था। मेले होते हैं, जैसे अपनी आधुनिक शिक्षा पद्धति होती है, ये क्या है, जातीय बंधन और धार्मिक बंधन है उनको तोड़ते हैं। क्लास में यदि व्यक्ति बैठता है उन चीज़ों को नहीं देखता, जबकि आप गांव के अंदर रहो, गांव के अंदर जातीय बंधन मजबूत होते हैं। शहर में ढीले पड़ जाते हैं, कोई नहीं देखता कौन किराएदार रह रहे हैं, कैसे रह रहे हैं। खेल क्या होते हैं, खेल भी ऐसे ही करते हैं। खेल खेलते समय या खेल देखते समय अपन अपने जातीय धार्मिक बंधनों से दूर हो जाते हैं। तो ये चीज़ें अपने नेशनल यूनिटी को बढ़ाती हैं। इसलिए क्या है, कई बार डिमांड की जाती है कि ऐसे खेलों को आपसी संपर्क में, त्यौहार, इनको बढ़ाया जाना चाहिए ताकि संपर्क ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े। हाँ, तो क्या लिखा दिया था, हाँ लिखो इसमें, तिलक ने चेतना जगाने के लिए धार्मिक रूढ़ियों का सहारा लिया। तिलक ने चेतना फैलाने के लिए धार्मिक रूढ़ियों का सहारा लिया। 1893 में शिवाजी महोत्सव, गणपति महोत्सव, 1893 में गणपति महोत्सव तथा 1895 में शिवाजी महोत्सव मनाना शुरू किया। 1895 में शिवाजी महोत्सव मनाना शुरू किया। और एक समाचार पत्र भी निकाला इन्होंने केसरी और मराठा, दो समाचार पत्र निकाले थे। तो अब इसी में लिखो, अपने विचारों को फैलाने के लिए केसरी तथा मराठा समाचार पत्रों का प्रकाशन किया।
अपने विचारों को फैलाने के लिए केसरी तथा मराठा समाचार पत्रों का सहारा लिया। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, अरविंद घोष ने 1893-94 में न्यू लैंप्स फॉर ओल्ड नामक लेख शुरू किया। न्यू लैंप्स फॉर ओल्ड नामक लेख का प्रकाशन किया। न्यू लैंप्स फॉर ओल्ड नामक लेख का प्रकाशन किया, जिसमें कांग्रेस की अनुनय विनय की नीति की आलोचना की। तथा पुरानी पीढ़ी के नेताओं की जगह नई पीढ़ी के नेताओं का आह्वान किया। नई पीढ़ी के नेताओं का आह्वान किया। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, विपिन चंद्र पॉल ने अपने विचारों को फैलाने के लिए न्यू इंडिया नामक समाचार पत्र शुरू किया। न्यू इंडिया नामक समाचार पत्र शुरू किया। तथा लाला लाजपत राय ने पंजाबी समाचार पत्र शुरू किया। नेक्स्ट लाइन लिखो, अब देखो जो उग्रवादी विचारधारा थी उसको अपने लेखों के द्वारा फैलाया किसने? सबसे ज़्यादा फैलाया अरविंद घोष ने और रविंद्रनाथ टैगोर ने। रविंद्रनाथ टैगोर भी आलोचना करते थे उदारवादियों की। तो लिखो, उदारवादी विचारधारा को फैलाने का श्रेय, जनक तो कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। इसमें लिखो, उदारवादी विचारधारा को फैलाने का श्रेय अरविंद घोष और रविंद्रनाथ टैगोर को जाता है। अरविंद घोष और रविंद्रनाथ टैगोर को जाता है। अब टॉपिक लिखो, उग्रवाद के उदय के कारण। कि ऐसी क्या परिस्थिति बनी कि उग्रवाद उद्भव हुआ? उग्रवाद के उदय के कारण। अब देखो, एक बार सुनो। अब पहला तो जो रीजन बनता है कि वर्तमान में जो संगठन चल रहा था उसमें कुछ ना कुछ कमियां होती हैं। वर्तमान में लीडरशिप कौन कर रहे थे? उदारवादी। तो उदारवादियों की जो नीतियां थी, जो तरीका था, उनके कारण जनता असंतुष्ट हो चुकी थी। युवा वर्ग असंतुष्ट हो चुका था। तो युवा वर्ग को एक नए विकल्प की जरूरत थी। उसी समय उस वर्ग को लाल पालवाल ने नेतृत्व सौंप दिया। पहला कारण तो ये है कि उदारवादियों की नीतियों से जनता असंतुष्ट थी। सेकंड रीजन था उस समय इनके उदय का कारण था लॉर्ड कर्जन। क्योंकि 1905 का समय है और 1898 से लेकर 1905 तक कौन था? लॉर्ड कर्जन। और कर्जन ने जो नीतियां अपनाई ही,
हर उसकी नीति के खिलाफ प्रतिक्रिया हुई। हालांकि जब कर्जन आया था तो आते वक्त उसने कहा था मेरा उद्देश्य रहेगा जो भारत है उसका ज़्यादा से ज़्यादा कल्याण करना। और जितने भी गवर्नर जनरल वायसराय आए उनमें सबसे ज़्यादा भारत के बारे में यदि कोई जानता था तो वो भी कर्जन था। और उसकी इच्छा भी थी कि मैं भारत में जाके कुछ करूं, लेकिन उसके उल्टा हो गया। जैसे कई बार अपन ऐसा ही करते हैं, किसी की हेल्प करने जाते हैं लेकिन होम करते अग्नि में हाथ जल जाते हैं कई बार, तो वैसा ही हो जाता है। सामने वाला कहता है कि नहीं नहीं क्यों हेल्प कर रहा है, मेरा क्या स्वार्थ है तेरा, और तूने तो मत कर मेरी हेल्प, जब काम निकल जाए क्यों की तूने मेरी हेल्प। तो वैसे ही कर्जन क्या हुआ, आया तो अच्छे के लिए था लेकिन उसका इंटेंशन बदल गया। उसके हर फैसले के खिलाफ प्रतिक्रिया हुई। जैसे कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट बनाया, 1903 का दिल्ली दरबार का आयोजन कराया, 1904 का विश्वविद्यालय अधिनियम था, 1905 में बंगाल विभाजन करना। तो दूसरा कारण था कर्जन का प्रतिक्रियावादी रवैया। पहला कारण क्या था कि जो उदारवादी वर्ग था उसके कारण असंतुष्टि हुई। तीसरा कारण, इसी समय क्या हुआ, 1896-97 के आसपास प्लेग और अकाल ये बड़े स्तर पे फैलते हैं। लेकिन उस समय अंग्रेज़ क्या थे, अंग्रेज़ों ने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, न प्लेग की तरफ ध्यान दिया न अकाल की तरफ। इस कारण जनता में अंग्रेज़ों के खिलाफ बड़ा असंतोष था। और इसी समय आर्थिक राष्ट्रवाद जो उभर रहा था, पता लग चुका था जनता को कि भारत की गरीबी का कारण कौन है, अंग्रेज हैं। इस कारण भी जनता के अंतर्गत उग्रवाद की तरफ जाने की प्रवृत्ति बढ़ गई। चौथा रीज़न है इसमें जो अंतर्राष्ट्रीय कारण हुए इसी समय, उन्होंने काफ़ी योगदान दिया। क्योंकि भारतीय जनता अभी तक क्या मानती थी, नेता भी मानते थे कि अंग्रेज़ हारते ही नहीं है, अजय हैं, कहीं हारते ही नहीं है और इनको हराया नहीं जा सकता। लेकिन उसी समय क्या हुआ, 1895 में जापान जैसे छोटे देश ने चीन को हरा दिया। 1895 में 1896 में क्या होता है, एक छोटा सा अफ्रीकन देश है अबिसिनिया, अबिसिनिया ने इटली को हरा दिया। 1905 में जापान ने जाके रूस को हरा दिया। तो इससे लोगों में ये विश्वास जगा कि यार इनको भी हराया जा सकता है, ज़रूरत है संगठित प्रयासों की। फिर उसी समय मिस्र था, तुर्की था, इनके अंतर्गत स्वतंत्रता आंदोलन चले और उन लोगों ने स्वतंत्रता प्राप्त करने की तरफ अपना रास्ता बढ़ाया। तो भारत के लोगों में भी ये विश्वास जगा कि हम प्रयास करेंगे तो वह ज़्यादा दिन दूर नहीं है जब अपने को स्वतंत्रता मिल जाएगी। तो लिखो, पहला कारण नरमपंथियों की नीतियों के कारण, नरमपंथियों की नीतियों के कारण जनता असंतुष्ट हो चुकी थी। नरमपंथियों की नीतियों के कारण जनता असंतुष्ट हो चुकी थी। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, कर्जन का तानाशाही रवैया। कर्जन का तानाशाही रवैया, कर्जन का तानाशाही रवैया। उसमें शॉर्ट 2-3 लिख लो। 1899 का कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट, 1899 का कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट, 1899 का कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट या कलकत्ता नगर निगम अधिनियम, कोई सा भी लिख लो, कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट या कलकत्ता नगर निगम अधिनियम। 1903 का दिल्ली दरबार आयोजन, 1903 का दिल्ली दरबार का आयोजन, 1904 का विश्वविद्यालय अधिनियम, 1904 का विश्वविद्यालय अधिनियम, तथा 1905 में बंगाल विभाजन करना, तथा 1905 में बंगाल का विभाजन करना। तो 2 रीजन हो चुके, नरमपंथियों की आलोचना हुई उसके कारण, और दूसरा कर्जन की प्रतिक्रियावादी नीतियाँ। तीसरा कारण क्या है, अकाल प्लेग फैल रहे थे। तो अकाल और प्लेग फैलने के बावजूद भी
अकाल और प्लेग फैलने के बावजूद भी ब्रिटिश सरकार इनकी रोकथाम के लिए किसी प्रकार के प्रयास नहीं कर रही थी। इस कारण जनता में असंतोष का गुब्बार फैल चुका था। इस कारण जनता में असंतोष का गुब्बार फैल चुका था। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, अंतर्राष्ट्रीय कारण। अंतर्राष्ट्रीय कारणों से प्रेरणा, ऐसे लिख लो, अंतर्राष्ट्रीय कारणों से प्रेरणा। इसमें भी शॉर्ट 3-4 लिख लो। 1895 में जापान का चीन को पराजित करना। 1895 में जापान का चीन को पराजित करना। 1896 में अबिसिनिया का 1896 में अबिसिनिया का इटली को पराजित करना। 1896 में अबिसिनिया द्वारा इटली को पराजित करना। इसी में लिखो 1905 में जापान द्वारा रूस को पराजित करना। 1905 में जापान द्वारा रूस को पराजित करना। तो ये टाइम पीरियड है। इस समय यदि अपन देखेंगे तो विवेकानंद भी थे। कौन थे? विवेकानंद। दयानंद सरस्वती, उनके जो विचार थे। एनी बेसेंट, अरविंद घोष। तो इन लोगों के विचार चल रहे थे सामाजिक क्षेत्र में। अभी लिखो मत एक बार, अरविंद घोष और टैगोर। इन लोगों ने क्या हुआ, लगातार ये लिख रहे थे भारत का जो सामाजिक और धार्मिक ढांचा है उस चीज़ पे लिख रहे थे, और भारतीय जनता को एहसास कराया कि वास्तव में अपना जो भूतकाल का समय है वो बहुत ही अच्छा रहा है, और अपना जो राष्ट्रीय गौरव है वो वास्तव में सोने की चिड़िया का था। अपन लोग काफ़ी उन्नत हैं। जैसे कहा जाता है कि अकबर के समय विश्व की 35% जीडीपी भारत की थी। कितनी थी? 35%। लेकिन उसके बाद लगातार पतन होता गया, और धीरे धीरे वर्तमान में कितनी आ गई? 3.5% के आसपास आ गई। काफ़ी 10 गुना कम हो गई। अकबर पूरे विश्व का चौथा सबसे ज़्यादा धनवान राजा हुआ है। आज तक का जो अभी थोड़े समय पहले एक रिपोर्ट आई थी उसमें कि चौथा सबसे ज़्यादा धनी राजा था पूरे वर्ल्ड का, और मिस्र का कोई राजा था, वो शायद प्रथम लिस्ट पे वो था। तो इन लोगों ने क्या हुआ, जो भारत का जो सामाजिक स्तर है और जो आर्थिक धार्मिक रीति रिवाज थे उन पे प्रहार किया, और भारतीय जनता की जो संकीर्णता थी उसको दूर किया। उस दूर करने के कारण जनता को एहसास हुआ कि अपन लोग भी अच्छे थे, अपने को अपना जो पुनः राष्ट्रीय गौरव है उसको पुनः अर्जित करना चाहिए। इस कारण इन लोगों में भी प्रेरणा जागी। तो इसमें लिखो, विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, रविंद्रनाथ टैगोर, एनी बेसेंट जैसे लोगों ने सामाजिक तथा धार्मिक सुधार के माध्यम से
जैसे लोगों ने सामाजिक तथा धार्मिक सुधार आंदोलनों के माध्यम से सामाजिक तथा धार्मिक सुधार आंदोलनों के माध्यम से प्राचीन भारत का गौरवगान किया, प्राचीन भारत का गौरवगान किया। इससे भारतीयों में आत्मविश्वास बढ़ा, इससे भारतीयों में आत्मविश्वास बढ़ा, इससे भारतीयों में आत्मविश्वास बढ़ा। तथा भारत भारतीयों के लिए है का नारा बुलंद किया गया, भारत भारतीयों के लिए है का नारा बुलंद किया गया। भारत भारतीयों के लिए है, ये चीज़ क्या है? स्वराज। तो स्वराज की मांग कर रहे थे लोग, तथा भारत भारतीयों के लिए है की मांग की गई। और नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इस समय तक क्या हुआ कि जो उदारवादी लोग थे उन्होंने अंग्रेजी शासन की प्रकृति को नहीं समझाया कि क्या प्रकृति है, लेकिन इस समय तक वास्तविक प्रकृति उभर कर आ गई थी कि भारत के जो आर्थिक दुर्दशा है, सामाजिक क्षेत्र के अंतर्गत जो भी पतन हो रहा है, सभी का कारण कौन है? अंग्रेज हैं। तो सही सही जब व्याख्या हो गई तो फिर यही था कि इनके प्रति क्या राजभक्ति रखनी, क्या इनके प्रति दैवीय वरदान मानना, तो इनकी वास्तविक प्रकृति उजागर हो चुकी थी। तो पॉइंट लिखो, इस समय तक अंग्रेजों की वास्तविक प्रकृति प्रकट हो चुकी थी। इस समय तक अंग्रेजों की वास्तविक प्रकृति प्रकट हो चुकी थी। अब पॉइंट लगाओ, गर्मपंथियों की विचारधारा, गर्मपंथियों की विचारधारा। अब उनकी पहली विचारधारा क्या थी कि भारत के लिए अंग्रेजी राज्य ईश्वरीय वरदान है या दैवीय वरदान है। ये लोग कहते थे कि कोई दैवीय वरदान नहीं है, भारत को बलपूर्वक और छल कपट के माध्यम से जीता गया है और उसका उद्देश्य एक ही, आर्थिक शोषण करता। उदारवादी क्या मानते थे कि भारत का भला करना है, ये मानते थे कि भारत का शोषण करना है। तो उनकी विचारधारा से ये बिल्कुल अलग थे। वो लोग मानते थे कि अंग्रेज न्यायप्रिय लोग हैं, ये कहते थे कि न्यायप्रिय नहीं है, ये बहुत षड्यंत्रकारी हैं, बहुत साम्राज्यवादी हैं, औपनिवेशिक प्रवृत्ति के लोग हैं और ये लोगों को चूस चूस के पूरा धन यहाँ से बाहर ले जा रहे हैं। उदारवादी जैसे मानते थे कि जनता में राजनीतिक चेतना नहीं है, इसलिए जनता को दूर रखना चाहिए। ये लोग कह रहे थे कि कब तक दूर रखोगे, जब तक आप इनको शामिल नहीं करोगे तब तक चेतना कैसे पनपेगी, क्योंकि उत्तरदायित्व देने से ही उत्तरदायित्व की क्षमता विकसित होती है। भाई किसी को मौका ही नहीं देंगे तो कैसे पता लगेगा उसकी एबिलिटी क्या है। अब जैसे क्रिकेट में कई लोग ऐसे हैं, किसी भी गेम में मान लो उनमें हो सकता है एबिलिटी है लेकिन मौका नहीं मिला हो, तो जब तक आप किसी को उत्तरदायित्व नहीं दोगे तो उत्तरदायित्व की क्षमता उसमें पनपेगी भी नहीं। तो इन लोगों ने कहा कि जनता को शामिल करना चाहिए। प्रथम चरण के नेता कहते थे कि धार्मिक प्रतीकों का उपयोग नहीं करना चाहिए, इन्होंने कहा करना चाहिए। यदि देश के अंतर्गत जागरण बढ़ता है, राष्ट्रवाद बढ़ता है, लोग जुड़ते हैं तो फिर करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए। जैसे शिवाजी महोत्सव शुरू कर दिया, गणेश महोत्सव शुरू कर दिया, ऐसे ही बंगाल में दुर्गा पूजा शुरू करवा दी, तो इन लोगों ने कहा इनको शामिल करना चाहिए। अब जैसे उन लोगों का तरीका क्या था, अनुनय विनय प्रार्थना विनती की थी, उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होगा। इन्होंने कहा क्या होगा, हिंसात्मक तरीके अपनाओ, अपनी मांग को कठोरता के साथ रखो, विरोध करो, प्रदर्शन करो, जुलूस निकालो, जबकि वो लोग इन पे बल नहीं देते। उन लोगों का आदर्श क्या था कि अंग्रेज़ों के संरक्षण में ही हमें कुछ अधिकार मिलते जाए। इन्होंने कहा अंग्रेज़ों का कोई संरक्षण नहीं चाहिए, स्वराज अपना आदर्श है और अपने को खुद का राज प्राप्त करना चाहिए और स्वतंत्रता अपने लिए आदर्श है। तो इनकी विचारधारा उनसे पूरी अलग थी। तो पहला लिखो, ये अंग्रेज़ों को न्यायप्रिय नहीं मानते थे,
ये अंग्रेजों को न्यायप्रिय नहीं मानते थे। ये अंग्रेजों को न्यायप्रिय नहीं मानते थे। सेकंड पॉइंट लिखो, लिखने में फटाफट, जितनी आप स्पीड आपकी मेंटेन कर सकते हो यहाँ पे, इस क्लास के अलावा और कहीं विकसित भी नहीं होगी। कोई भी कोचिंग व्यवस्था आप ज्वाइन कर रहे हो वहाँ के अलावा फिर आपसे नहीं होगी। आप मुख्य परीक्षा में देने एग्ज़ाम जाओगे, क्योंकि अपन लोग इतने आलसी हैं। सही कहा था कॉर्नवालिस ने कि भारत के लोग दुनिया के सबसे आलसी लोग हैं। यदि सबसे ज़्यादा आलस्य यदि आपको देखना है तो कूलर में पानी भरने के टाइम देखो, पड़े रहेंगे गर्म हवा 2-3 घंटे तक, लेकिन कोई घर का आदमी साहस नहीं करता है। अंतिम समय में जो सबसे बेचारा सीधा आदमी होता है, उसको लड़ाई झगड़े का डर होता है, वो भरता है। कितने आलसी हैं, हवा भी अपने को लेनी है लेकिन अपन नहीं भरते। होता है ना ऐसा। कभी बिस्तर पे अपन लेट गए तो पानी के लिए भी चिल्लाते रहते, 1-1.5 घंटा निकाल देंगे, प्यासे मरते रहेंगे, कोई पकड़ा ही जाए कैसे भी। ऐसा होता है, काफ़ी लोग हैं। कई लोगों को तो आज रोटी का भी होता है कि उनको वहीं पे पकड़ा के जाओ। भाई भूखा मर रहा है वो नहीं है, लेकिन आलस इतना है वहाँ तक जाके खाना नहीं ला सकता। कई होते हैं ऐसे संत कि उनको घर पे ही वहीं बिस्तर पे ही दे के जाना पड़ता है सब कुछ ही। सुबह उठो तो चाय भी वहीं। यदि अपने वाले घर वालों को ऐसे कह दे तो हमारे ऊपर थोड़ी लगा है कोई नौकरी। और स्वावलंबन और थोड़ा बहुत तो होना भी चाहिए खुद का। कई लोग हो गए आजकल वो बच्चे, उन्हीं को कहते हैं टेलर मेड बच्चे या रेडीमेड बच्चे, वही होते हैं जो खुद का काम करते नहीं है, माँ बाप सारे काम करवा रहे। तो सेकंड लिखो, ये अंग्रेजी राज्य को भारत के लिए ईश्वरीय वरदान नहीं मानते थे। ये अंग्रेजी राज्य को भारत के लिए ईश्वरीय वरदान नहीं मानते थे। ये अंग्रेजी राज्यों को भारत के लिए ईश्वरीय वरदान नहीं मानते थे। न ही ये भारत के लिए अच्छा मानते थे। न ही ये भारत के लिए अच्छा मानते थे। न ही ये भारत के लिए अच्छा मानते थे। ये मानते थे, ये मानते थे कि अंग्रेज़ों ने भारत को छल कपट, कि अंग्रेज़ों ने भारत को छल कपट एवं बलपूर्वक जीता है। ये ये अंग्रेजी राज्य को, ये अंग्रेजी राज्य को औपनिवेशिक, ये अंग्रेजी साम्राज्य को औपनिवेशिक तथा साम्राज्यवादी मानते थे। औपनिवेशिक तथा साम्राज्यवादी मानते थे। ये अंग्रेजी साम्राज्य को औपनिवेशिक तथा साम्राज्यवादी मानते थे। तीसरा पॉइंट, ये जनता को शामिल करने पे बल देते थे। तो ये जनता को स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल करने पर बल देते थे। ये जनता को स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल करने पर बल देते थे। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, राष्ट्रीय आंदोलन में धार्मिक प्रतीकों का प्रयोग करना चाहिए। राष्ट्रीय आंदोलन में धार्मिक प्रतीकों का उपयोग करना चाहिए। इनकी मांग क्या थी? स्वदेशी को स्वीकार करो और विदेशी का बहिष्कार करो। तो इसमें लिखो, इन्होंने स्वदेशी को स्वीकार करने
इन्होंने स्वदेशी को स्वीकार करने तथा विदेशी का बहिष्कार करने की मांग उठाई, तथा विदेशी का बहिष्कार करने की मांग उठाई। अब इनका तरीका क्या था? हड़ताल, जुलूस। तो इनका तरीका हड़ताल व जुलूस के माध्यम से, इनका तरीका हड़ताल और जुलूस के माध्यम से अपनी मांग रखने का था। अब एक और पॉइंट लिखो, गर्मपंथियों के मुख्य कार्यक्रम। गर्मपंथियों का मुख्य कार्यक्रम यानी वो चीज किस पे बल देते थे? गर्मपंथियों का मुख्य कार्यक्रम। अब उनकी तीन चीज थी मुख्य रूप से, स्वदेशी, बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा। गर्मपंथी तीन मुद्दों को उठाते थे, स्वदेशी को अपनाना है, विदेशी का बहिष्कार करना है और राष्ट्रीय शिक्षा होनी चाहिए, अपनी खुद की शिक्षा होनी चाहिए और शिक्षा का चारों तरफ फैलाव होना चाहिए। तो तीन बड़े इनके जो कार्यक्रम के हिस्से थे वो कौन कौन से थे? स्वदेशी, बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा। अब स्वदेशी का मतलब क्या था? कि अपने खुद की देश की चीज़ों को अपनाना चाहिए, और बहिष्कार का मतलब विदेशी चीज़ों का बहिष्कार करना चाहिए। लेकिन वो बहिष्कार को थोड़े बड़े संदर्भों में देखते थे। वो कहते थे हर उस पक्ष का त्याग करना है जहाँ विदेशी चीज़ जुड़ी हुई हो। तो हर बहिष्कार का तात्पर्य हर उस वस्तु या हर उस व्यक्ति से था जहाँ विदेशी कोई भी जुड़ाव उस व्यक्ति या वस्तु से हो। अब तीसरा था राष्ट्रीय शिक्षा, कि देश के अंतर्गत जनता को जागृत करने के लिए अपने को राष्ट्रीय शिक्षा फैलाना होगा। अब स्वदेशी के लिए क्या चाह रहे थे? कि स्वदेशी तभी ही संभव है जब हम अपनी चीज़ों के अंदर उत्पादन में आत्मनिर्भरता हासिल कर सकें। क्योंकि यदि जैसे अपने को यदि स्वदेशी अपनाना है, जैसे अपने को यदि कपड़े खरीदने हैं, यदि देश में उत्पादन ही नहीं हो रहा तो अपन स्वदेशी कैसे अपनाएंगे? तो वहाँ पे अपने को मजबूरी में अपनाना पड़ेगा। तो स्वदेशी के लिए उन्होंने कहा कि हमें आत्मनिर्भरता हासिल करनी होगी। और अपन 1905 का जो आंदोलन होगा भारत छोड़ो बंगाल विभाजन के बाद स्वदेशी आंदोलन, तो उस समय फिर स्वदेशी को अपनाने पर बल दिया और उस समय भारत के सबसे ज़्यादा उद्योग धंधे स्थापित हुए। बंगाल के अंतर्गत सबसे ज़्यादा उद्योग स्टार्ट होते हैं। और उसका फ़ायदा फिर हमें क्या मिला? उस समय जो उद्योग धंधे स्टार्ट हुए उसी समय प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो जाता है 1914 से। ब्रिटेन में वस्तुओं की ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड हुई। जैसे ही उनको स्थापित किया तुरंत उनको बाजार भी मिल गया, इसलिए उस समय भारत के अंतर्गत उद्योग धंधों का विकास होता है। जब आप ज्योग्राफी में पढ़ोगे उद्योग धंधे तब देखोगे वहाँ पे ज़्यादातर जो आएंगे 1912, 13, 19, 20, 22, 23 तक ज़्यादातर उसी समय लगते हैं भारत के अंतर्गत। तो प्रश्न भी पूछा जाता है प्रथम विश्व युद्ध का भारत के उद्योग धंधों पे क्या प्रभाव पड़ा? तो सकारात्मक प्रभाव पड़ा था। हाँ, तो इनके तीन अंग कौन कौन से थे? स्वदेशी, बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा। तो लिखो, इनके कार्यक्रम के तीन मुख्य अंग थे। इनके कार्यक्रम के तीन मुख्य अंग थे। पहला उसमें लिखो बहिष्कार, सेकंड लिखो स्वदेशी और तीसरा लिखो राष्ट्रीय शिक्षा। अब इसी में पॉइंट लिखते जाओ। बहिष्कार से तात्पर्य, बहिष्कार से तात्पर्य केवल विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार से ही नहीं था, केवल विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार से ही नहीं था, बल्कि विदेशी शासन से जुड़ी हुई, बल्कि विदेशी शासन से जुड़ी हुई हर पक्ष के बहिष्कार से था।
विदेशी शासन से जुड़े हुए हर पक्ष के बहिष्कार से था। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, स्वदेशी का तात्पर्य, स्वदेशी का तात्पर्य जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में स्वावलंबन, स्वावलंबन और आत्मनिर्भरता प्राप्त करना था, आत्मनिर्भरता प्राप्त करना था। अब नेक्स्ट पॉइंट लिखो, अलग से हेडिंग लगाओ, गर्मपंथियों का योगदान, गर्मपंथियों का योगदान। पहला इनका जो योगदान अपन देखेंगे कि, तो देखो सुनो एक बार, पहला जो इनका योगदान था वो तो यही था कि अंग्रेजी स्वरूप जो था उसको वास्तविक रूप से जनता के सामने प्रकट कर दिया कि वो लोग वास्तव में क्या हैं, क्यों आए हैं और वो क्या करना चाहते हैं, ऐसा उन्होंने प्रकट कर दिया। और यही जनता को प्रकट करना था ताकि जनता को एहसास हो, और इससे क्या हुई कि जनता तुरंत उनके पास जुट गई। और जनता में भी जो सबसे पहले अंग्रेजों से जुड़ा वो लोग थे युवा वर्ग, और युवा वर्ग में उन्होंने उग्र राष्ट्रवाद पनपा दिया। लेकिन इनकी गलती ये हो गई कि युवाओं को सही दिशा नहीं दी इन लोगों ने, इस कारण युवा गलत दिशा में चले गए, और उस कारण राष्ट्रीय आंदोलन में एक और नई विचारधारा शुरू हो जाती है, उसको कहा गया क्रांतिकारी आंदोलन। और उन लोगों ने अपना सहारा बनाया पिस्तौल और बम को, लेकिन उसे नुकसान हुआ। उस समय अंग्रेज़ों ने दमन शुरू कर दिया, और दमन शुरू करके उससे क्या हुआ, युवाओं में डर हो गया वापस कि यदि हम उस साइड जाएंगे तो हो सकता है अपना दमन हो जाए और अपने को फांसी वासी की सज़ा मिले। तो उस कारण क्या हुआ, ये इनकी कमी भी थी, जो अपन जो कमी है आलोचना उसमें पढ़ेंगे कि युवाओं में ज़रूर उन्होंने उग्रवाद की राष्ट्रवादा पनपाई, लेकिन युवाओं को सही दिशा नहीं दे पाए। तो पहला इसमें इनकी जो योगदान है वो यही लिखो कि इन्होंने अंग्रेज़ों के वास्तविक स्वरूप को प्रकट किया, इन्होंने अंग्रेज़ों के वास्तविक स्वरूप को प्रकट किया तथा आंदोलन में तेवर प्रदान किए, तथा आंदोलन में तेवर प्रदान किए, तथा आंदोलन में तेवर प्रदान किए, तथा आंदोलन में तेवर प्रदान किए। सेकंड लिखो, इन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन को जन आंदोलन बना दिया, इन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन को जन आंदोलन बना दिया। युवाओं को जोड़ने का श्रेय इन्हीं को जाता है, युवाओं को जोड़ने का श्रेय इन्हीं को जाता है। युवाओं को जोड़ने का श्रेय इन्हीं को जाता है। अब इनके कार्यक्रम क्या था, स्वदेशी बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा। अब ये तीनों चीज़ अपनाई इन्होंने, स्वदेशी को अपनाया तो स्वदेशी उद्योग धंधे पनपे, स्वदेशी शिक्षण संस्थाओं का विकास हुआ, तो इससे क्या हुआ, राष्ट्रीय स्तर पे जॉब भी बने और खुद के आदर्श के अनुसार, संस्कारों के अनुसार शैक्षणिक संस्थान बने। तो स्वदेशी उद्योग धंधों और स्वदेशी शिक्षण संस्थाओं का विस्तार हुआ। तो लिखो, इनके कारण, भाई इनके कार्यक्रम के हिस्से यही थे तो इनका तो विस्तार होना ही था। इनके कारण स्वदेशी उद्योग धंधों, इनके कारण स्वदेशी उद्योग धंधों तथा राष्ट्रीय शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना हुई, तथा राष्ट्रीय शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना हुई। इससे शिक्षा का प्रसार हुआ, इससे शिक्षा का प्रसार हुआ।
जैसे इन लोगों ने क्या हुआ, बंगाल विभाजन के बाद स्वदेशी आंदोलन शुरू किया, तो उसमें शिक्षण संस्थाओं के लिए राष्ट्रीय शिक्षा परिषद बनाई। गुरुदास बनर्जी उसके अध्यक्ष थे। इस बार प्रश्न भी आया आईएएस के अंदर प्रीलिम्स में, स्वदेशी आंदोलन के बारे में, इनके बारे में था कि 4-5 कथन थे, कौन सा सही है। उसमें एक कथन ये भी था कि राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना हुई, तो ये इनके अंदर ही है। हाँ, तो इसमें लिखो, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इन्होंने व्यक्तिगत त्याग और बलिदान के द्वारा, इन्होंने व्यक्तिगत त्याग और बलिदान के द्वारा जनता को उदाहरण पेश किया। व्यक्तिगत त्याग और बलिदान के द्वारा जनता को उदाहरण पेश किया। जैसे नरम दल के जो लोग थे, अभी तक वो क्या कर रहे थे, अनोने विनय करते थे, जेल जाना और ऐसी उनके लिए तो बहुत बड़े डर का विषय था। लेकिन ये लोगों ने क्या किया, जनता की बात उठाई और जब जरूरत जेल की पड़ी तो जेल भी जाके आ गए। जैसे तिलक थे, जितनी बार पिटे उतने ही ज़्यादा निखार आया इनमें। जबकि जो एक बार पुलिस की चपेट में आ जाता है वो व्यक्ति जीवन भर के लिए शांत हो जाता है और उपदेशकारी हो जाता है, और वो फिर समाज के अंदर बाबा बन जाता है, ज्ञान बांटता है, क्योंकि उसको पता है पुलिस की पिटाई कैसे होती है। वहाँ आप उठा भी नहीं सकते, शाम को कोई भी धुन छट गई वही पीट के चला जाता है। वहाँ पे भी फिर गैंग होती है अंदर भी, वो गैंग भी आपस में पीटती है। उसमें भी लीडर वही ज़्यादा खतरनाक होता है जिसने खतरनाक अपराध किए हैं। कोई छोटी मोटी लड़ाई में आ गए तो वहाँ पे बेइज्जती करते हैं, ये देखो आप फिर लड़ाई में आ गए, 2 झापटे उसने दी, 2 झापटे इसने मार दी, उसमें आ गया, तो वहाँ पे फिर पिटता है वो कि ले आ जा, तेरे को ट्रेंड हम करते हैं कैसे बड़ी लड़ाई लड़ी जाती है। फिर वो उसकी गैंग में शामिल कर लेते हैं, जब जेल से निकल के आते हैं फिर उसको सिखाते हैं कि ऐसे ऐसे होता है, फिर गैंग में वापस बन जाते हैं। 2-4 महीने आते हैं पैरोल में, फिर उसी पैरोल के टाइम में कोई चोरी करके वापस जेल चले जाते हैं। पैरोल में छुट्टी मिलती है। जैसे जो ड्रग्स की तस्करी करते हैं, जो लोग ह्यूमन ट्रैफिकिंग करते हैं, मानव तस्करी करते हैं, वो लोग क्या करते हैं, पैरोल पे आते हैं 15-20 दिन, उसी समय आए फिर अपने वो मादक तस्करी 15 दिन में करके चले जाते हैं, फिर 6-7 महीने जेल में रह के आ जाते हैं। एक बार तस्करी यहाँ से वहाँ पूछाई, 2-4 करोड़ उसी में कमा लेते हैं। हेरोइन, स्मैक, ये लोग ये होते हैं, ये इतनी 1-1 करोड़ की होती है। तो पूछा देते हैं यहाँ से वहाँ तक पूछा कि फिर कह देते हो गया मेरा टाइम जेलर साहब, अब मुझे वापस बुला लो। वहाँ पे देखे काम सेट चलता रहता है इन लोगों का। तो इनका भी जीवन अच्छा, घर वालों को भी अच्छे लगते हैं कमाऊपूत, जो रुपए दे के वापस चला जाए, इससे अच्छा कौन लगेगा भाई। घर पे आ भी नहीं रहा, उत्पात भी नहीं मचा रहा, वरना तो दारू पीने वाले के साथ तो ये भी दिक्कत है, वो शाम को आके मोहल्ले के अंदर तांडव मचाता है, उसको गैस के लाओ, डेली पिटाई होती है, घर वालों को पीटता है, मोहल्ले में तो वो पिटता है और घर आके पीटता है। ऐसा ही होता है, जो आदमी घर में शेर होता है, शोर है, वो बाहर पिट के आता है, और जो बाहर का डॉन होता है वो घर पे आके चुपचाप हो जाता है, उसको कोई मतलब नहीं होता, और घर वाले भी चुपचाप रहते हैं, ठीक है इसको चुपचाप ही रहने दे। जैसे चाइना के लिए यही कहते हैं कि ये दैत्य है, इसको सोए रहने दो, जब ये जागेगा तो सबको हिलाएगा। ये नेपोलियन ने कहा था लगभग 1800 के आसपास। नेपोलियन ने कहा था कि पूर्व में एक दैत्य सो रहा है, उस दैत्य को सोने दो, यदि वो जाग गया तो पूरी दुनिया हिला देगा। जबकि उस समय तो चाइना दुनिया का सबसे कमज़ोर देशों में से एक गिना जाता था। एशिया का मरीज कहते थे। एशिया का मरीज किसको कहते थे? चाइना को। और यूरोप का मरीज कहते थे तुर्की को। तो ये देश इतने कमज़ोर थे। जैसे तुर्की है, मुस्लिम कंट्रीज जितने भी है, सबसे ज़्यादा वेल डेवलप्ड कंट्रीज में से एक कंट्री है तुर्की। वहाँ पे ज़्यादातर जो चीज़ें हैं वो हैं यूरोप के अकॉर्डिंग है, क्योंकि वहाँ पे स्वतंत्रता आंदोलन हो गया था और डेमोक्रेसी की स्थापना कमाल पाशा के नेतृत्व में 1923 में प्रथम विश्व युद्ध के बाद में हो चुकी थी। तो तुर्की के अंतर्गत जो ज़्यादातर चीज़ें हैं वो कौन सी हैं? यूरोप जैसी चीज़ें हैं। हाँ, तो इन्होंने व्यक्तिगत त्याग और बलिदान के उदाहरण पेश किए। जैसे बाल गंगाधर तिलक बार बार जेल गए। जैसे बाल गंगाधर तिलक बार बार जेल गए। अरविंद घोष भी जेल गए। अरविंद घोष भी जेल गए। लेकिन अरविंद घोष के साथ तो ये हुआ, एक बार चले गए, उसके बाद इन्होंने कहा कि नहीं, सबसे अच्छा रास्ता कौन सा होता है? रचनात्मक कार्य। और ये तो आस पड़ोस भी नहीं गए,
सीधे चले गए दक्षिण भारत के अंतर्गत अंडमान निकोबार, ये कन्याकुमारी के पास जाके उन्होंने फिर आश्रम बनाया, ताकि कोई आपस में ढूंढ ढांड के वापस न लेके चला जाए कि वापस आंदोलन शुरू हो गया, चलो बाबा जी। तो उन्होंने सोचा पहले वाले में बढ़िया अपन तो पिटाई होके आई है, आगे से वहाँ से फिर लेख लिखते थे बैठे बैठे, ये होता है अरविंद घोष। हाँ, इनका एक और योगदान क्या है, पहली बार अंग्रेजों को ये लगा कि वास्तव में भारत में राष्ट्रवाद और उग्रवाद पनप चुका है। इनके कारण पहली बार एहसास हुआ, क्योंकि नरमपंथी लोग थे, उन्होंने तो ऐसी कभी बात ही नहीं की, लेकिन इन लोगों ने एहसास कराया कि भारत में उग्रवाद और राष्ट्रवाद पनप चुका है। तो लिखो इसमें, इन लोगों के कारण ही अंग्रेजों को प्रथम बार भारतीय राष्ट्रवाद और स्वतंत्रता का एहसास हुआ। भारतीय राष्ट्रवाद और स्वतंत्रता का एहसास हुआ। अब करेंगे नेक्स्ट क्लास में, कल हो जाएगा बंगाल विभाजन भी, अपन आ जाएंगे फिर 1910 तक।